अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, कल के क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें हमने देख लिया था कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के क्या क्या रूल्स है और किस तरह से आपकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। क्या हमने वो चीज़ भी पढ़ना बड़ी ज़रूरी थी कि ओनरशिप के साथ रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, बहरहाल अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पे भी यही बात थी कि दोनों पार्टियों पे जो ऑब्लिगेशन और जो राइट्स होते हैं जब वो फुलफिल हो जाते हैं तो हम ये बात करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर हो गया है। इसी तरह से जब मैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करता हूँ तो ये दर हकीकत एम्फेसाइज करेगा सेलिंग को। और क्योंकि जब सेल का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हर पार्टी पे एक ऑब्लिगेशन आती है, एक राइट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो शॉपकीपर पे ये ऑब्लिगेशन है कि वो आपको मोबाइल देगा और आपका ये राइट है कि आप उससे मोबाइल लेंगे, लेकिन आपकी भी एक ऑब्लिगेशन क्या कि आप उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, और उसका ये राइट है कि वो आपसे पेमेंट लेगा। तो दोनों पार्टियों में एक राइट होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशन होती हैं। जब उनको पूरा कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है। इसी तरह से अगर हम सेल ऑफ गुड्स की मजीद बात करें तो इसमें अगर मैं अच्छे अल्फाज में थोड़ा कहूँ तो एक डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी और दूसरे को एक्सेप्टेंस भी करनी होगी डिलीवरी की, और फिर जब पेमेंट की बात होगी तो पेमेंट भी करनी होगी। ठीक है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली है। कभी आप बातों बात पेमेंट पहले कर रहे होंगे, गुड्स की डिलीवरी बाद में होगी। कभी आप गुड्स पहले डिलीवर कर रहे होंगे और पेमेंट बाद में होगी, लेकिन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दोनों सूरतों में आपके ऊपर आ रही होंगी। और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफॉर्म हो गया। तो यही सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है कि कितनी तरह की डिलीवरी है, क्या क्या चीजें हैं, किसे डिलीवरी कहते हैं, डिलीवरी से लिंक रूल क्या कहते हैं। ये तमाम बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है इसका। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं डिलीवरी ऑफ गुड्स की, तो डिलीवरी कहते हैं जब भी आप वॉलेंट्री कोई ट्रांसफर ऑफ पोजीशन करें। ठीक है, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन को हम कहते हैं दर हकीकत डिलीवरी। ठीक है, वॉलंटरी क्या है कि आप खुद से अगर कोई प्रोडक्ट किसी को डिलीवर कर पोजीशन ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल मेरे पास था, मैंने खुद से अपने भाई को ट्रांसफर करा उसका पोजीशन, तो इसका मतलब है ये मैंने डिलीवरी करी है। ठीक है, क्या वॉलंटरी क्या करते हैं, आप ट्रांसफर ऑफ पोजीशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपने एक डिलीवरी करी है। अगर वो पोजीशन वॉलंटरी ना हो, किसी गन पॉइंट पे लिया गया हो, थेफ्ट की सूरत में लिया, देखिए अगर आप थेफ्ट भी करते हैं तो पोजीशन तो आपके पास आ जाता है। अगर आप गन पॉइंट पे भी किसी से कोई चीज लेते हैं तो भी पोजीशन आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो दोनों सूरत हाल में पोजीशन आपके पास आ रहा है। दोनों सूरत हाल में, भले आप थेफ्ट करें या भले आप जो है वो पिस्टल के ऊपर किसी से गन पॉइंट के ऊपर ले, तो ये भी पोजीशन तो आ रहा है। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन तो है, लेकिन वॉलंटरी नहीं है। नहीं है तो डिलीवरी नहीं है। ठीक है, कि पोजीशन जो हो हमेशा वॉलंटरी होना चाहिए, वॉलंटरी के अलावा पोजीशन नहीं होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ मोड्स ऑफ डिलीवरी की। तो हमारे पास तीन तरह की डिलीवरी के मोड्स होते हैं। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। ठीक है, देखें एक्चुअल डिलीवरी नाम से ही जाहिर है, वेयर द गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर बाय द सेलर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट टू द बायर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, द डिलीवरी इज सेड टू बी एक्चुअल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि गुड्स फिजिकली हैंड ओवर कर दिया है सेलर से बायर को। जब मैं बात सेलर करूंगा तो अंडरस्टूड है कि उसका कोई ऑथराइज सकता है। जब बायर की बात करूंगा तो ये भी अंडरस्टूड है कि उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल डिलीवरी है कि फिजिकली आप गुड्स हैंड ओवर करें। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में आपके सबसे ज्यादा यही डिलीवरी हो रही होती है। जब भी आप कोई चीज खरीदने मार्केट जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, सबसे ज्यादा आपके पास यही डिलीवरी होती है कि आपकी एक्चुअल डिलीवरी हो रही होती है। आप शॉप पे जाते हैं, आप उससे मोबाइल लेते हैं, आप उसको पैसे दे देते हैं।
एक्चुअल डिलीवरी हो रही होती है। ठीक है, वेजिटेबल्स परचेस करने जाते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, पैसे दे देते हैं, ये भी सारी एक्चुअल डिलीवरी हो रही होती है। ठीक है, तो जब भी फिजिकली कोई चीज हैंड ओवर आप करेंगे वॉलंटरी तौर पे, तो हम कहते हैं कि ये आपने एक्चुअल डिलीवरी करी है। ठीक है, अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, एक्चुअल डिलीवरी दोबारा बता दें। देखिए एक्चुअल डिलीवरी क्या है कि फिजिकली आप कोई भी चीज हैंड ओवर करें किसी को। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी से मोबाइल परचेज किया, वो शॉप पे गए, उन्होंने एक मोबाइल डिमांड करा। जब उन्होंने एक मोबाइल डिमांड करा तो मिस्टर बी ने मोबाइल निकाल के उनको दिया। ये उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने फिजिकली हैंडेड ओवर किया। ठीक है, तो जब भी कोई चीज आप फिजिकली खुद से हैंडेड ओवर करें या आपका कोई एजेंट करे बायर को, तो हम इसे कहते हैं कि ये एक्चुअल डिलीवरी हुई है, कि फिजिकली आपने प्रोडक्ट उठाई और हैंड ओवर कर दी। ये चीज कहलाती है एक्चुअल डिलीवरी। दूसरी होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। Here the goods remain where they are, probably because they are bulky, but the means of obtaining possession of goods is delivered. सिंबॉलिक डिलीवरी क्या, देखिए फिजिकल में क्या हो रहा था, चीज बाकायदा तौर पे फिजिकली आप हैंड ओवर कर रहे थे। आप वेजिटेबल्स खरीदने जाएं, आप फ्रूट्स खरीदने जाएं, आप कोई भी चीज स्टेशनरी परचेज करें, आपको फिजिकली हैंड ओवर हो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई चीज बल्क में परचेज करते हैं, बहुत ज्यादा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गुड्स सेल आउट हो जाती है, लेकिन उनकी जो जगह है वो वहीं रहती है जहां पे वो है, जगह उनकी चेंज नहीं होती। जैसे कि बल्कि थी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थी, तो आपने क्या करा, गोडाउन की चाबी अगले के हाथ में दे दी कि ये लो तुम्हारी गुड्स। अब वो जहां रखी हुई थी गोडाउन में, वो वहीं रखी है, लेकिन आपने उसकी की हैंड ओवर कर दी सिर्फ। तो गुड्स फिजिकली मूव नहीं हुई, सिर्फ उनका पोजीशन किस तरह से मूव हुआ कि आपने की हैंड ओवर कर दी। तो हम ये चीज कहते हैं कि ये डिलीवरी, इस टाइप की जो डिलीवरी होती है वो कहलाती है सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, या आपने कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सिर्फ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कर दिया ट्रांसफर, तो हम कहेंगे जनाब ये आपने सिंबॉलिक डिलीवरी कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। एक मिनट, देखें सिंबॉलिक डिलीवरी क्लियर है। एक क्वेश्चन है, बिल ऑफ लीडिंग एक्सप्लेन कर दें। देखें जरा, बिल ऑफ लीडिंग दर हकीकत क्या होता है, ये दर हकीकत एक एक्नॉलेज रिसिप्ट होती है। जब आप कोई भी चीज कार्गो वगैरह करते हैं ना, तो वो आपको बिल ऑफ लीडिंग देगा। जब कोई भी चीज आप कुरियर कंपनी को देते हैं, पब्लिक करियर को देते हैं ट्रांसफर करने के लिए, तो वो आपको एक रिसिप्ट देता है, एक्नॉलेज, जिसको हम कहते हैं ये बिल ऑफ लीडिंग है। ठीक है, बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या डिलीवरी बाय। देखें such a delivery takes place when the person in possession of goods of the seller acknowledges in accordance with the seller orders that he holds the goods on behalf of the buyer and the buyer has assented to it. Note that in such a delivery, all the three parties, namely the seller, the person holding the seller goods and the buyer, must concur. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, जैसे कि आपने अपनी कुछ गुड्स है वो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करके रखवाई हुई है, थर्ड पार्टी वेयर हाउस में। आपको पता होगा वेयर हाउसेज अक्सर रेंट पे भी ले लिए जाते हैं जब आपके पास गुड्स वगैरह रखवानी होती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने क्या करा है कि मिस्टर बी के पास अपनी गुड्स रखवाई हुई है थर्ड पार्टी वेयर हाउस में। उन्होंने, ए ने फिर क्या करा, सी को गुड्स सेल आउट करी, लेकिन जब उन्होंने सेल आउट करी तो उन्होंने बी को एक लेटर भेजा कि भाई इतनी गुड्स जो है वो आप सी को सेल आउट कर दें, सी को डिलीवर कर दें। अच्छा, सी बी जो थे वो थर्ड पार्टी वेयर हाउस थे,
किसी से बात हुई, सी ने उन्हें कहा कि आप गुड्स अपने पास ही रखे रहे, मैं भी आपका ही वेयर हाउस यूज करूंगा। तो बी ने जस्ट क्या किया, अपने रजिस्टर में से उन गुड्स के ऊपर जहां ए का नाम लिखा था काट के उन्होंने सी का नाम लिख दिया। इस तरह की डिलीवरी कहलाती है दर हकीकत कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। Such a delivery takes place when the person in possession of the goods of the seller acknowledges in accordance with the seller order that he holds the goods on behalf of the buyer and the buyer has assented to it। कि जो शख्स सेलर के बिहाफ पे गुड्स होल्ड किया हुआ था वो सेलर को कहेगा कि हाँ मैंने गुड्स डिलीवर कर दी और अब मैं ये गुड्स बायर के बिहाफ पे होल्ड किया हुआ। तो जस्ट उसने अपने रजिस्टर में नेम चेंज किया होता है। तो ऐसी डिलीवरी को हम कहते हैं कि ये डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट है या ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो हम रूल्स पे चलते हैं। अब रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स के कौन कौन से रूल्स हैं जो डिलीवरी पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, पहला तो ये डिलीवरी में भी इधर एक्चुअल और सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। पहला रूल तो ये एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी होती है। तीनों डिलीवरीज लॉ की नजर में काबिल कबूल है। ठीक है, डिलीवरी में भी इधर एक्चुअल सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव तीनों डिलीवरी लॉ की नजर में काबिल है, इसलिए तीनों डिलीवरीज वैलिड है। आप किसी भी तरह से डिलीवरी करें। कोई दूसरा रूल, डिलीवरी एंड पेमेंट आर कंकरेंट कंडीशन unless otherwise agreed, delivery of the goods and payment of the price are concurrent condition. That is, the seller should be ready and willing to deliver the goods to the buyer in exchange for the price, and the buyer should be ready and willing to pay the price in exchange of possession of the goods simultaneously, just like in a cash sale over a shop counter। कह रहे हैं कि डिलीवरी और उसकी पेमेंट गुड्स ये कंकरेंट कंडीशन है, साइमल्टेनियसली अगर हो। ठीक है, बाज़ औक़ात आप पैसे पहले देके डिलीवरी बाद में लेते हैं, बाज़ औक़ात डिलीवरी लेके पैसे मतलब फौरन से हो जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर होगी कि एक इवेंट अगर होगा तो दूसरा भी अगर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक इवेंट अगर हो दूसरा हो ही नहीं रहा। नॉर्मली जैसे कि आप मार्ट वगैरह में जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट लेते हैं उनकी प्राइस पे कर देते हैं। ये क्या है, कंकरेंटली तो हो रहा है। जैसे ही आप प्रोडक्ट लेते हैं उसकी प्राइस पे कर देते हैं। आप किसी शॉप पे जाते हैं, उससे कोई चीज मांगते हैं, वो आपको चीज देता है। हार्डवेयर की शॉप पे गए फॉर एग्जाम्पल, आपने हार्डवेयर का कोई आइटम मांगा, उसने आपको आइटम दिया, आपने उसको पैसे दिए, खत्म, कंकरेंट कंडीशन। साइमल्टेनियसली अगर होंगे, आपने अगले को बोला मुझे 10 बैग्स ऑफ शुगर दो, उसने शुगर दिया, आपने पैसे दिए, ये साइमल्टेनियसली अगर हो रहे। देखिए, a delivery of goods ठीक है, a delivery of part of the goods in progress। देखिए, बातों का ये होता है कि आपको पार्ट डिलीवरी होती है और पार्ट डिलीवरी बाद में होती है। बातों का अक्सर ऐसा हो जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है ये देख लेते हैं। A delivery of part of the goods in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as the delivery of the whole। In other words, when a delivery of part of the goods has been made with the intention of delivering the rest also, the property in the whole of the goods is deemed to pass to the buyer as soon as some portion is delivered। देखिए इफेक्ट क्या है, कह रहे हैं कि अगर आप पार्ट डिलीवरी किस नियत से करेंगे बाकी गुड्स पे डिलीवर करनी है, पार्ट डिलीवरी इस नियत से हुई है कि बाकी गुड्स पे डिलीवर हो जाएंगी, दोनों पार्टीज की इंटेंशन है, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो पार्ट डिलीवरी है वो दर हकीकत हम कंसीडर करते हैं कि होल इन द होल ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू पास टू द बायर एज सून एज सम पोर्शन इज डिलीवर्ड। तो हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, जो ओनरशिप है, वो पूरी तरह से ट्रांसफर हो गई, भले आपने पार्ट डिलीवरी रिसीव करी। ठीक है,
देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने पहले एक खुद की एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं अपनी भी दे दूंगा। देखिए अ शिप अराइव्स विद कार्गो कंसाइन्ड टू एक्स, ठीक है। द बायर ऑफ द कार्गो अपॉन द कंडीशन दैट द प्रॉपर्टी इज पास टू हिम ऑन डिलीवरी, ठीक है। एक शिप कंसाइन हुआ था एक्स को, जो कि बायर थे कार्गो के, इस कंडीशन पे कि प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवरी पे उनको ट्रांसफर हो जाएगी। The captain begins to discharge it and delivers over part of the goods to X in progress of the delivery of the whole. Here, the delivery of the portion of the goods to X is equivalent to the delivery of the whole of the cargo, and the property in the whole of the goods passes to the X. ठीक है, एक कंसाइनमेंट आया जो X ने मंगाया था। अब वो कंसाइनमेंट में ये था कि डिलीवरी के वक्त ये कंसाइनमेंट जो है ये इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब वो कैप्टन ने शिप के कंसाइनमेंट को डिस्चार्ज करना शुरू करा, तो लाजमी बात है पूरा कंसाइनमेंट एक साथ तो शिप खाली हो ही जाएगा, टाइम लगेगा। तो एक सम पोर्शन उसने डिलीवर करा, तो हमने कहा कि ये कंप्लीट डिलीवरी, कंप्लीट प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो गई है तमाम गुड्स पे एक्स की। मतलब ठीक है, कुछ गुड्स अभी उसकी कार्गो में ही रखी हुई है और कुछ गुड्स उसके बाद डिलीवर हो गई है, लेकिन हम ये कहेंगे कि कंप्लीट ओनरशिप जो है वो अब मिस्टर एक्स की हो गई है। क्योंकि देखिए कैप्टन ने जो उसको डिलीवरी दी है वो किस इंटेंशन से दी दोनों पार्टीज की, कि बाकी भी उन्हें मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप पे जाते हैं, आप एक शॉप पे जाते हैं और वहां पे 100 बैग्स ऑफ शुगर का ऑर्डर देते हैं, 100 बैग ऑफ शुगर का ऑर्डर देते हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, पूरा 100 बैग। 50 बैग्स वो आपको डिलीवर करता है, ठीक है। बाकी आप बोलते हैं अभी कुछ देर में लूंगा या कैसे भी लूंगा, जैसे भी आप कहते हैं, वो पार्ट डिलीवरी आपको हो गई। लेकिन हम कंसीडर ये करेंगे कि पूरे 100 बैग्स की ओनरशिप आपकी हो गई, ठीक है। हम ये कंसीडर करेंगे कि पूरे बैग्स की डिलीवरी आपकी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप खाना पकाने वाले को 10 डेग ऑर्डर करते हैं, ठीक है, वो आपको 5 डेग की डिलीवरी दे देता है, बाकी की 5 इंटेंशन क्या है दोनों की कि आपको मिलेगी, तो हम यही कहेंगे कि पूरे 10 की आपको मिल गई, आप बाकी की 5 रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पूरा एक ही कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था होल। लेकिन अगर ये इस तरह से हुआ था कि जब तुम एक बैग ऑफ शुगर मुझे दोगे तो मैं उसकी प्राइस तुम्हें दूंगा, तो इसका मतलब ये होल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो ठीक है, अगर आपने 100 बैग्स की बात करी और अगले ने बोला 10 बैग्स आपको डिलीवर करे और आपने उन 10 की सिर्फ प्राइस पे करी, तो बाकी के 90 आप मना कर सकते हैं कि नहीं भाई मैं मजीद डिलीवरी आपसे नहीं ले सकता। लेकिन अगर 100 बैग्स की आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और 100 बैग्स की प्राइस पे करी और उसने 10 डिलीवर करे और बाकी के 90 भी वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि पूरे 100 पे आपकी ओनरशिप आ चुकी है, ठीक है। तो क्लियर हो रही है बात कि जब भी इंटेंशन ऑफ पार्टीज ऐसी हो कि आधी डिलीवरी के बाद उनकी इंटेंशन यही हो कि हम बाकी की भी करेंगे, ठीक है, या बाकी की भी हम कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं ये जो पार्ट डिलीवरी है ये टू द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। यही बात दूसरी लिखी हुई है, बट व्हेन अ पार्ट ऑफ द गुड्स इज डिलीवर्ड विद द इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फ्रॉम द होल, कि पार्ट को इस तरह से डिलीवर किया जाए कि होल में अलग करके कर रहे हैं कि एक छोटा पोर्शन सर्व कर रहे हैं, इट इज नॉट रिगार्डेड एज द डिलीवरी ऑफ द होल ऑफ द गुड्स एंड द प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू पास टू द बायर इन दैट पोर्शन ऑफ द गुड ओनली व्हिच हैज बीन डिलीवर्ड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट में से पार्ट इस तरह से पे कर रहे हैं कि उसको आपने खुद ही पोर्शन बना के पे करा हुआ है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी ना कि आपसे अगले ने 10 बैग्स ऑफ शुगर मांगे, आपने उसको 2 बैग दिए, उसने 2 की प्राइस दी। अब ठीक है कॉन्ट्रैक्ट 10 बैग्स का है, लेकिन आप लोग सर्विंग इस तरह से कर रहे हैं कि वो इंटेंशन ये शो हो रही है कि जब आप डिलीवरी करेंगे तो उस पोर्शन की ही करेंगे, ठीक है। कि आपकी इंटेंशन यही है कि हम पार्टली इसको सर्व कर रहे हैं। तो जब आपने 2 बैग दिए उसने 2 की प्राइस दी, लेकिन अगर देखें आपने 10 बैग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 10 बैग का आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपकी इंटेंशन ये कि मैं बाकी के भी इसको डिलीवर करूंगा, तो फिर बात अलग है कि दोनों की इंटेंशन ऐसी है कि बाकी की डिलीवरी होगी। लेकिन जब बात ही इस तरह से चल रही है कि आपका 10 बैग का है लेकिन आपकी इंटेंशन सर्विंग ही है कि आप पार्ट ही इसको डिलीवर करेंगे, तो फिर बाकी की डिलीवरी को रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि एक 10 बैग्स थी, पूरे 10 की आपने प्राइस 5 बैग लिए, बाकी के 5 आपने कहा ठीक है मैं डिलीवर कराता हूँ, तो हम कहेंगे कि 10 की ओनरशिप आप बायर के पास चली गई। लेकिन देखें आपने 5 बैग डिलीवर करे उसने 5 की प्राइस पे करी, आपने छठा बैग डिलीवर करा उसने छठे की प्राइस पे करी। अगर इस तरह से चल रहा है तो इसका मतलब ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तो 10 बैग्स का था, लेकिन आप लोगों की इंटेंशन यही है कि हम सर्विंग में देंगे और सर्विंग में पेमेंट लेते रहेंगे,
तो यहाँ पे जितना पोर्शन बायर को डिलीवर्ड हुआ है उतने ही पोर्शन तक ओनरशिप भी ट्रांसफर हो। ठीक है जनाब, उतने ही पोर्शन तक। अब मजीद देखें लास्ट पैरा में क्या लिखा है, इट मे बी एम्फसाइज्ड दैट द अबव स्टेटेड रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली when passing of property has been dependent on delivery of goods. In fact, these rules are declaratory to the general law relating to transfer of property. कह रहे कि देखिए ये वाला पॉइंट रूल्स ऑफ डिलीवरी में हम एम्फसाइज तभी करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का हुआ हो कि डिलीवरी के वक्त ओनरशिप ट्रांसफर होगी। क्योंकि देखिए अगर डिलीवरी के वक्त ओनरशिप ट्रांसफर होने का नहीं है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, आप पार्ट में डिलीवर कर रहे हो या होल्ड डिलीवर कर रहे हो, ओनरशिप तो रहनी सेलर के पास है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जब ओनरशिप की कंडीशन कोई, फॉर एग्जांपल ओनरशिप की कंडीशन ये थी कि जब प्राइस पे होगी तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो फिर तो पार्ट डिलीवरी करें होल्ड डिलीवरी करें हमें कोई मसला ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि रिस्क तो तब ट्रांसफर होगा जो प्राइस पे होगी, उसका डिलीवरी से कोई लेना देना ही नहीं, आप पार्ट में ले आप होल्ड में ले। इस कंडीशन को हम एम्फसाइज ही तब करेंगे जब आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी हो कि डिलीवरी ओनरशिप जो है वो डिलीवरी पे ट्रांसफर होगी, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब रिस्क एसोसिएट हो गया किसके साथ, डिलीवरी के साथ। लेकिन अगर कंडीशन ये थी कि प्राइस के वक्त ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो रिस्क एसोसिएट अलग है, डिलीवरी से रिस्क एसोसिएट हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है डी वाला पॉइंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। देखें ये बड़ी आसान सी बात है, ऑल्दो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर के, ये सेलर की ड्यूटी होती है कि वो गुड्स डिलीवर करेगा, लेकिन डिलीवरी हमेशा बायर डिलीवरी डिमांड नहीं करता, तो सेलर बाउंड भी नहीं है कि उसको कुछ डिलीवर्ड करे। ठीक है, डिलीवरी हमेशा डिमांड होगी जो कि बायर करेगा, यही बात इसमें। ऑल्दो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, yet he is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. It is the duty of the buyer to demand delivery, and if he fails to give the seller for non-delivery, the parties may however agree otherwise. अब देखें ये जो लास्ट लाइन लिखी है, the parties may however agree otherwise, इसका मतलब है कि लॉ तो ये कह रहा है, लेकिन अगर पार्टीज चाहें तो कुछ नहीं, बायर डिलीवरी डिमांड नहीं करेगा, ऑन टाइम सेलर ने खुद ही गुड्स को डिलीवर करना। ठीक है, लेकिन लॉ ये कहता है नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखा एग्रीमेंट आपका साइलेंट है तो लॉ कहता है कि बायर हमेशा डिलीवरी डिमांड करेगा, और अगर बायर डिलीवरी डिमांड नहीं करता तो सेलर पे वो सूट वगैरह नॉन डिलीवरी का फाइल, अदरवाइज ठीक है उसकी ड्यूटी तो है, लेकिन वो बाउंड तभी होता है जब बायर डिलीवरी डिमांड करेगा, डिलीवरी अप्लाई करेगा। Buyer to apply for delivery दोबारा बता देता हूँ, फोरहेड स्टूडेंट ने पूछा है। देखिए सेलर की ये ड्यूटी है कि वो गुड्स डिलीवर्ड करे, लेकिन डिलीवरी हमेशा पहले डिमांड की जाएगी और डिमांड करेगा बायर। जब तक बायर डिलीवरी डिमांड नहीं करेगा नॉन डिलीवरी का सूट भी फाइल नहीं कर सकता। बायर की ये जिम्मेदारी है, बायर के लिए जरूरी है कि वो हमेशा डिलीवरी डिमांड करे। मतलब हाँ लॉ ने इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर पार्टी चाहे तो कोई और कंडीशन डिसाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल पार्टीज कह सकती है कि नहीं सेलर जो है वो खुद से गुड्स डिलीवर्ड करेगा, बायर डिमांड नहीं करेगा, ये कर। ठीक है, क्लियर है वाला पॉइंट 4। तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
टाइम ऑफ डिलीवरी के ऊपर। The goods to the buyer, but no time for sale. Further demand of delivery by the buyer or the tender of delivery by the seller should be made at a reasonable hour. What is the reasonable hour is a question of time. देखिए पहली टाइम ऑफ डिलीवरी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो गई, ठीक है। अगर टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने उसी टाइम डिलीवरी करनी है जो कि डिसाइडेड टाइम है, क्योंकि आपने याद है, अगर आपको आपने पढ़ा होगा कि बाद ऑफ टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है और बाद ऑफ टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, ठीक है। बाद ऑफ टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बाद ऑफ नहीं रहता। तो टाइम ऑफ डिलीवरी के लिए जरूरी है कि बायर ने हमेशा एक टाइम जो डिसाइड हुआ हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, सेलर उसी टाइम गुड्स को डिलीवर करे, ठीक है। सेम टाइम पे डिलीवर करना जरूरी है। अगर कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में डिलीवरी होगी, रीजनेबल आवर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस आवर्स के अंदर होगी, ऐसा ना हो कि छुट्टी के दिन डिलीवरी हो रही हो या ऐसा कुछ काम हो रहा, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिलीवरी के लिए जो भी डिसाइडेड है वो टाइम होगा, अदरवाइज रीजनेबल टाइम होगा। नेक्स्ट है आपके पास प्लेस ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ डिलीवरी क्लियर है सबको? है जनाब, टाइम ऑफ डिलीवरी तक क्लियर हो गया? बता दे कोई एक स्टूडेंट, आगे फिर मैं आगे चले जाऊं। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास प्लेस ऑफ डिलीवरी। की डिलीवरी का प्लेस क्या होना चाहिए? द प्लेस ऑफ डिलीवरी मे बी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड वेयर इट इज सो स्टेटेड द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट द नेम प्लेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑन अ वर्किंग डे। पहली बात तो उन्होंने यही कह दी कि देखिए अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड है तो आपने उसी प्लेस पे डिलीवर करने हैं गुड्स, बिजनेस आवर्स के अंदर, वर्किंग डे के अंदर, ठीक है। अगर डिसाइडेड प्लेस था और अगर डिसाइडेड प्लेस नहीं था तो फिर क्या करेंगे? फिर हम इन रूल को फॉलो करेंगे। पहला, इन केस ऑफ सेल द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। अगर कोई प्लेस डिलीवर्ड नहीं था, सॉरी डिसाइडेड नहीं था, तो हम इन रूल को फॉलो करेंगे, जो कि पहला रूल कहता है कि अगर सेल का केस है, क्योंकि आपको पता है ना दो चीजें होती है, एक सेल होता है, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। अगर सेल का केस है तो गुड्स की डिलीवरी को के लिए वही प्लेस कंसीडर किया जाएगा जहां पे वो मौजूद थी जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो वेयर हाउस में रखी हुई थी जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे थे और आपने डिलीवरी का प्लेस डिसाइड नहीं करा, तो उसी प्लेस को डिलीवरी प्लेस डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है, अगर सेल था। दूसरा पॉइंट, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स आर टू एट द प्लेस वेयर दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अगर एग्रीमेंट टू सेल था, सेल नहीं थी, एग्रीमेंट टू सेल था, तो हम गुड्स की डिलीवरी का प्लेस वही ले लेंगे जहां पे वो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल बना रहे थे उस वक्त मौजूद थे, वही प्लेस ले लेंगे। तीसरा पॉइंट, इन द केस ऑफ फ्यूचर गुड्स द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट व्हिच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। अगर फ्यूचर गुड्स का केस है भी वो गुड्स मुस्तकबिल में मैन्युफैक्चर्ड होंगी या प्रोड्यूस्ड होंगी, उसी प्लेस को हम डिलीवरी प्लेस ले लेंगे। कि अगर फ्यूचर गुड्स का केस है तो जहां पे भी गुड्स डिलीवर्ड सॉरी प्रोड्यूस्ड होंगी या मैन्युफैक्चर्ड होंगी, उसी प्लेस को हम प्लेस ऑफ डिलीवरी कर लेंगे।
goods agrees to deliver them at his own risk, at a buyer must, nevertheless, unless otherwise agreed, take any risk of deterioration in goods of necessarily incidental to the course of transit. अगर सेलर अपनी मर्जी से जो डिसाइडेड प्लेस है उससे हटा के गुड्स कहीं और देगा तो सारा रिस्क सेलर का ही है डिलीवरी के टाइम पे, बायर का कोई रिस्क नहीं है। वो अलग बात है कि बायर कुछ और डिसाइड कर ले, लेकिन बायर का ऐसा कोई रिस्क नहीं है। पॉइंट 3 है फ्यूचर गुड्स का, कि जब फ्यूचर गुड्स की बात होगी और डिलीवरी प्लेस डिसाइड नहीं होगा तो फ्यूचर गुड्स आपको पता है या तो मैन्युफैक्चर्ड होती है या प्रोड्यूस्ड होती है फ्यूचर में जाके, तो हम उसी प्लेस को ले लेंगे जहां पे वो मैन्युफैक्चर्ड होगी कभी या वो प्रोड्यूस्ड होगी, हम उसी प्लेस को प्लेस ऑफ डिलीवरी कंसीडर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट तब फॉलो होंगे जब आपने डिलीवरी प्लेस डिसाइड नहीं किया हुआ हो। अगर डिसाइड किया हुआ है तो उसी जगह डिलीवर्ड कर देते। सातवां, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन दे आर इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब देखें ये वही वाला सीन हो गया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाला, के पास औकात आपने गुड्स क्या करी हुई है, किसी के पास रखवाई हुई है थर्ड पार्टी सोर्स के पास, और वहां से आप गुड्स जो है वो सेल आउट करते हैं। ये वही पॉइंट आ गया कि जब भी गुड्स थर्ड पार्टी के पोजीशन में हो तो डिलीवरी किस तरह से होगी। Where the goods at the time of sale are in a possession of a third person, there is no delivery by the seller to the buyer unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the good on his behalf. अगर थर्ड पार्टी के पोजीशन में गुड्स थी और सेलर ने थर्ड पार्टी को कहा कि अब तुम ये गुड्स बायर को डिलीवर कर दो, तो आपको पता है क्योंकि उसी के गोडाउन में थी। अब जब वो एक्नॉलेज करेगा सेलर को कि हाँ अब मैं ये गुड्स बायर के बिहाफ पे अपने पास होल्ड कर रहा हूं, तो हम कहेंगे कि अब ये डिलीवरी हो गई है, और यही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी कहलाती है। ठीक है, जब भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी तो याद रखें इसमें तीनों पार्टीज का कॉन्सेंट होना जरूरी है, तीनों पार्टीज का कॉन्सेंट चाहिए। बायर भी कहेगा कि हाँ ये शख्स मेरे बिहाफ पे गुड्स रखा हुआ है, और आपका जो वेयर हाउस का बंदा था जो थर्ड पार्टी आउटसोर्स आपने किया हुआ था वो भी कहेगा कि हाँ जी मैंने अब बायर के बिहाफ पे ये गुड्स रखी हुई है। तीनों पार्टीज का कॉन्सेंट जरूरी होता है, तो फिर जाके कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाती है। तो समझ गए, अगर थर्ड पार्टी की पोजीशन में गुड्स थी तो वो तभी ट्रांसफर होगी, तभी हम उसको कहेंगे कि डिलीवर्ड हो गई, जब थर्ड पार्टी ये कॉन्सेंट दे के हाँ मैंने गुड्स बायर के बिहाफ पे अब होल्ड करी हुई है, और बायर भी कहे कि हाँ इसने मेरे बिहाफ पे अब गुड्स होल्ड करी हुई है। या तो इस चीज का कोई डॉक्यूमेंट हो या ओरली ये कहेंगे, जैसे भी होगा, लेकिन तीनों का कॉन्सेंट होना उस पर जरूरी है, तो हम कह देंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, अच्छा इसमें देखें थर्ड पार्टी का कॉन्सेंट देना जरूरी था। अब इसमें एक लास्ट पैरा देखिए लिखा है, बट वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल से हो रही है, डॉक्यूमेंट के जरिए ट्रांसफर हो रही है, तो अब लाजमी की बात है डॉक्यूमेंट जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, उससे बता रहा होता है कि भाई अब मैं किसके पास हूँ, तो फिर वहां पे कॉन्सेंट जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी का, क्योंकि डॉक्यूमेंट में खुद लिखा हुआ होगा कि अब ये गुड्स जो है ये बायर से बिलोंग करती है। तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट अगर मिल रहा है तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो फिर वहां पे थर्ड पार्टी का कॉन्सेंट नहीं चाहिए। वरना ऐसी डिलीवरी में हमेशा थर्ड पार्टी का भी कॉन्सेंट चाहिए होता है, कि वो भी कहेगा कि हाँ अब मैं ये गुड्स बायर के बिहाफ पे होल्ड किया हो। ठीक है, फिर है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। पढ़िए आपने, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन इन भी पढ़ा होगा, आउट भी पढ़ा होगा। डिलीवर्ड करेंगे तो उसके कुछ एक्सपेंसेस तो आते हैं, भले आप शिप के जरिए करें और आप एयर के जरिए करें या आप जो है वो बाय रोड करें, जैसे भी करें आपके कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस जरूर होते हैं। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड द एक्सपेंसेस ऑफ एंड इनसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट मस्ट बी बोर्न बाय द सेलर। कह रहे हैं कि जब तक कोई और बात एग्री ना हो तो जो भी डिलीवरी सेलिंग एक्सपेंस होगा तो उसको डिलीवर करने के लिए वो हमेशा कौन बेयर करेगा, सेलर बेयर करेगा। ना सिर्फ डिलीवरी एक्सपेंस बल्कि उस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें,
अगर आपने क्रिस्टल का शोपीस किसी को डिलीवर करना है तो आप ऐसे तो नहीं उसको लोड करा के गाड़ी में भेज देंगे ना, आपको उसको एक पॉलिथीन बैग बनाना पड़ेगा, सॉरी पॉलिथीन बैग बोल रहा हूँ, थर्मोकॉल वगैरह लगाना पड़ेगा, एक प्रॉपर उसकी पैकिंग होगी। जब उसकी पैकिंग होगी तो फिर अगर जब तक वो एग्री नहीं हो कि कौन पे करेगा, वो सेलर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोग जो बाहर रहते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे एलईडी वगैरह घरों पे अपने भेजते हैं, तो जब वो एलईडी वगैरह भेजते हैं तो वहां पे वो क्या करते हैं, एक लकड़ी का एक कार्गो में बॉक्स बनाते हैं ताकि वो सेफ रह सके। ठीक है, अब वो चीज क्या है, बड़ी ना बनाए तो होगा क्या, टूट जाएगी, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक वो बॉक्स के बारे में एग्री ना हो कि वो बायर पे करेगा तो जिम्मेदारी किसकी, सेलर की। ठीक है, जो भी डिलीवरी सेलिंग एक्सपेंस है या डिलीवरी स्टेट में लाने के लिए किसी को एक्सपेंस है, तो जब तक वो चीज एग्री ना हो वो हमेशा सेलर पे करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी और डिफरेंट क्वालिटी। आपके पास क्वांटिटी गलत आ जाए या क्वालिटी खराब आ जाए तो आप क्या करें। एक मिनट में देखो ये कितना रहेगा, एंड हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, देखिए of wrong as already observed, the seller is duty bound to deliver the goods to the buyer is strictly in accordance with the terms of the contract. As already bound to deliver the goods to the buyer is strictly in accordance with the terms of the contract. A defective delivery of with the goods of a different, कहते हैं कि अगर रॉन्ग, देखिए पहली बात तो सेलर की ये ड्यूटी होती है कि वो डिलीवरी बिल्कुल उन्हीं गुड्स की करे जो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे बिल्कुल मैच करनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन आपको पता है गलती इंसान से ही होती है, अगर वो डिफरेंट क्वालिटी डिलीवर कर दे या कम या ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर कर दे तो क्या होता है, तो बायर के पास तीन ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला, बायर पूरी की पूरी डिलीवरी रिजेक्ट कर दे कि मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ। दूसरा ऑप्शन, पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है यार हो गई तो हो गई, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरे पास की भी मार्केट है। तीसरी पॉइंट, टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ही ऑर्डर्ड एंड रिजेक्ट द रेस्ट ऑफ द गुड्स सो डिलीवर्ड। जितनी उसके मतलब की थी, जो कि उसने ऑर्डर की थी या उसकी क्वालिटी से मैच करती थी, वो एक्सेप्ट कर ले और बाकी जो है वो रिजेक्ट कर दे। तो ये तीनों ऑप्शन उसके पास आते हैं कि या तो वो पूरा रिजेक्ट कर दे या पूरा एक्सेप्ट कर ले, या जितनी उसकी मर्जी की थी वो एक्सेप्ट कर ले और जो क्वालिटी उसको लग रहा है डिफरेंट है, सही नहीं है, वो तमाम वो रिजेक्ट कर दे। अब मजीद आगे बढ़ते हैं इसमें, ये तीन ऑप्शन तो हमने डिस्कस कर लिए कि उसके बाद ये तीन ऑप्शन आते हैं। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दैट in case of rejection of goods because of defective delivery, the buyer is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if it intimates to the seller that if he refuses to accept them. पहली बात तो उन्होंने यही कर दी कि ये भी याद रखिएगा कि किसी भी तरह से हो सकती है ना, रॉन्ग क्वांटिटी हो सकती है, रॉन्ग क्वालिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और बायर उसको रिजेक्ट करना चाह रहा है, रिटर्न करना चाह रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, बायर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो बायर को जरूरी नहीं है कि वो गुड्स वापस करे जाके सेलर को। सेलर के नोटिस में सिर्फ ये बात ले आए कि भाई मैं ये गुड्स आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये लॉ कहता है काफी, जरूरी नहीं है कि बस तो काफी, कोई मसले की बात नहीं। फर्दर, द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बड़े काम की बात है। एक और बात याद रखिएगा, अगर डिफेक्टिव डिलीवरी आई तो इससे ये नहीं है कि आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, ये आपको गुड्स रिजेक्ट करने का राइट देता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं देता।
ये भी मुमकिन है कि आप उसको रिजेक्ट करें और फिर सेलर को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आपको दोबारा गुड्स डिलीवर्ड करे जो कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्वांटिटी या कैसी भी सूरत में अगर डिफेक्टिव डिलीवरी आती है तो ठीक है, वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। सेलर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो दोबारा गुड्स को अकॉर्डिंग टू द आपको डिलीवर्ड करेगा। ठीक है, और पहला पॉइंट ये था कि ये भी याद रखें कि गुड्स अगर आपने रिजेक्ट करी है डिफेक्टिव डिलीवरी की बेस पे तो मना करना जरूरी है। सिर्फ उसको बताना काफी है, जरूरी नहीं है कि आप जो है जाके बात भी करें, वो रिटर्न भी करें गुड्स। सिर्फ आप उसकी नॉलेज में ले आए सेलर की कि ये गुड्स मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये काफी है। रिटर्न करना जरूरी नहीं है कि फिजिकली दोबारा। और दूसरी बात कि आपको ये राइट रिजेक्ट करने का आता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का नहीं आता। आप एक दफा गुड्स रिजेक्ट कर दें, सेलर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो दोबारा आपको डिलीवर्ड करे अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन। सेकंड पैरा है, where the buyer accepts the goods, he must pay for what he has actually accepted the contract rate. In case the buyer accepted the short delivery, he is entitled to claim damages for the same product. The seller is negligible, the court does not take on the account. ठीक है, अब देखिए बात क्या है कि अगर बायर एक्सेप्ट करता है गुड्स तो जितनी उसने एक्सेप्ट करी है उतनी की प्राइस वो पे कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट डिलीवरी हुई है तो शॉर्ट डिलीवरी की सूरत में वो शॉर्ट डिलीवरी की पेमेंट तो करेगा, लेकिन जो बाकी की डेफिशिएंसी या एक्सेस है वो जो बाकी की डैमेजेस हैं वो क्लेम करेगा सेलर से। लेकिन अगर देखें ये एक्सेस और शॉर्टेज जो डिलीवरी में आ रहा है ये इतना छोटा अमाउंट है कि नेग्लिजिबल है, तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोर्ट भी इसको इग्नोर कर देता है। क्योंकि आप देखें एक और लीगल मैक्सिम होता है, द लॉ डज नॉट टेक ट्रैवल डेविएशन इनटू अकाउंट, कि लॉ कभी भी मामूली सी डेविएशंस को अकाउंट फॉर नहीं करता, कंसीडर नहीं करता। तो अगर डेफिशिएंसी बहुत कम है या एक्सेस कम ज्यादा हो रहा है तो फिर कोर्ट उसको नेग्लिजिबल कर देगा। अगर शॉर्ट डिलीवरी बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर वो सेलर से डैमेज क्लेम करेगा। लास्ट पैरा में कह रहा था कि अगर बायर एक्सेप्ट कर लेता है पार्ट ऑफ द डिलीवरी, अगर बायर एक्सेप्ट कर रहा है डेफिशिएंसी कोई देगा जो कि उस पर अप्लाई हो रहा होगा, जैसे मतलब जितना अमाउंट एक्सेप्ट करा है उतने की पेमेंट करेगा, और जो भी शॉर्ट डिलीवरी उसने एक्सेप्ट करी है उसका डैमेज वो सेलर से क्लेम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर डैमेज वो जो शॉर्ट डिलीवरी का अमाउंट क्वांटिटी है वो बड़ी कम है, नेग्लिजिबल है, इग्नोरेबल है, तो उसको फिर इग्नोर कर दिया जाता है। कोर्ट भी उसको उस पर कोई डैमेज नहीं मिलता, क्योंकि कोर्ट भी बहुत मामूली से जो डेविएशन होते हैं उनको इग्नोर कर देता है। ये लीगल मैक्सिम है, द लॉ डज नॉट टेक ट्राइवल डेविएशन इनटू अकाउंट, कि जो मामूली से डेविएशन होते हैं उनको कोर्ट कभी भी कंसीडर नहीं करता। फिर आपके पास है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। देखिए जब तक एग्री ना हो ना इंस्टॉलमेंट पे डिलीवरी होती, जब तक ये चीज एग्री ना हो कभी भी नहीं होती, अनलेस अदरवाइज ऑफ गुड्स। ठीक है, unless otherwise agreed, the buyer of goods is not bound to accept delivery thereof by installment. If the parties so agree, then only the delivery of the goods may be made by installment. यही बात लिखी कि जब तक के डिसाइडेड ना हो बायर कभी भी इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाउंड नहीं है मतलब कि वो एक्सेप्ट करे जब तक कि ये बात डिसाइड ना हुई हो। हाँ अगर डिसाइड हुई है तो फिर वो बाउंड है कि वो एक्सेप्ट करे, लेकिन
डिसाइडेड नहीं है तो कभी भी इंस्टॉलमेंट रिसीव करें। When the parties agrees that the delivery is to be made by installments and each installment is to be separately paid for, and either buyer or seller commits a breach contract in respect of one or more installment, there arises a question as to whether such a breach amounts to a breach of the whole of the contract or breach of only part of it. Okay, the answer to this question depends upon the terms of the contract and the circumstances of the case. Unless otherwise agreed, the following two factors must be borne in mind deciding the whole matter. देखिए, पहली बात तो उन्होंने यही कही कि जब तक के डिसाइडेड ना हो कभी भी इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए बायर जो है वो बाउंड नहीं है, लेकिन अगर डिसाइडेड है तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब मसला ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हर इंस्टॉलमेंट सेपरेटली पे हो, पहली इंस्टॉलमेंट डिलीवरी रिसीव हुई, मैंने वो पे कर दी, दूसरी रिसीव हुई, पे कर दी। अब यहाँ पे एक मसला है, मसला ये है कि जब इंस्टॉलमेंट में सेल हो रही है, आपको डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रही है, पेमेंट भी आप वैसे ही कर रहे हैं, तो अब एक मसला ये आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं 10,000 बैग्स आपसे शुगर के परचेज करूंगा। आपने कहा ठीक है, 1,000 की 10 इंस्टॉलमेंट आई, पहली इंस्टॉलमेंट आई, मैंने उसकी पेमेंट करी, दूसरी आई, मैंने उसकी पेमेंट करी। अब मसला ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्टॉलमेंट क्वालिटी वाइज खराब आ जाती है या मैं पेमेंट नहीं कर पाता, तो क्या ये ब्रिज जो है ये सिर्फ उसी इंस्टॉलमेंट तक महदूद रह जाएगा या पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रिज होगा? फॉर एग्जाम्पल तीसरी डिलीवरी मुझे नहीं मिली इंस्टॉलमेंट 1,000, तो क्या बाकी के 7,000 का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया या वो 1,000 तक ही महदूद रहा? क्वेश्चन। अब ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर एक इंस्टॉलमेंट में मसला आता है, अगर एक इंस्टॉलमेंट में मसला आता है, तो क्या सिर्फ उस इंस्टॉलमेंट तक ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा या पूरा ही? तो ठीक है, ये बात तो मैंने करी कि जब तक एग्री, हाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्री है तो फिर अलग बात है, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्री है तो फिर अलग बात है, फिर तो लेनी पड़ेगी। लेकिन अब मसला ये कि अगर इंस्टॉलमेंट आती है मैं उसको पे कर देता हूँ, हर इंस्टॉलमेंट मैं सेपरेटली पे कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहली इंस्टॉलमेंट आई, मैंने पे करा, दूसरी आई, पे करा, तीसरी आई, तो तीसरी मेरी मतलब की नहीं थी, मैंने पे नहीं करा और मैंने वो इंस्टॉलमेंट रिजेक्ट कर दी। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिर खत्म हो जाएगा या सिर्फ वो इंस्टॉलमेंट रिजेक्ट होगी? ये है क्वेश्चन, ठीक है। ए और बी फैक्टर को देखें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। वो क्या कहती है? वो कहती है द क्वांटिटेटिव पोर्शन विद द ब्रिज बेयर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल। ठीक है, कि सबसे पहले तो आपने क्वांटिटी पोर्शन देखना है कि कितना क्वांटिटी जो है वो डिलीवर्ड हो चुकी है इंस्टॉलमेंट में। देखिए फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, शुगर के 7,000 की डिलीवरी हो चुकी है, मतलब 7 इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, 8वीं इंस्टॉलमेंट खराब हो गई। तो अगर आप दूसरी इंस्टॉलमेंट अगर खराब होती है तो 20% डिलीवरी, 10% डिलीवरी हो चुकी है, 20, दूसरी तो खराब ही हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर हमने बात ये करी कि अगर आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी आ रही है और अगर इंस्टॉलमेंट में मसला आ जाता है तो फिर क्या आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है कि सिर्फ
वो इंस्टॉलमेंट वाली इंस्टॉलमेंट कैंसिल होगी। ये चीज का आंसर हम ढूंढ रहे हैं, तो इस चीज का आंसर हमें मिलेगा जब हम दो कंडीशंस को देखें। पहली ये है कि हमने देखना है क्वांटिटेटिव पोर्शन, ठीक है, कि वो क्वांटिटेटिव पोर्शन देखना है जिसकी वजह से ब्रिज हुआ है। दूसरा ये जो ब्रिज हुआ है इसकी रिपीटेशन कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये दोबारा भी हो सकता है या नहीं होगा। तो हमने इस चीज को भी देखना है कि इसको हमने रिपीटेशन देखनी है कि इसकी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सही है, पहली इंस्टॉलमेंट खराब हुई, दूसरी सही आएगी, तो हमने एक डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी भी देखनी है कि कितनी बार ये चीज रिपीट हो सकती है। तो आए इसी एग्जांपल में देखते हैं। देखो, A sold to B 1500 tons of meat of a specified quality. कितने टन? 1500 tons of meat of a specified quality to be shipped 125 tons monthly in equal weekly installments. टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 1500 टन मीट का, हर महीने शिफ्ट होंगे कितने? 125 टन, जो कि 4 इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में 32 तकरीबन 31 जाएंगे, ठीक है। आफ्टर अबाउट हाफ द मीट वाज डिलीवर्ड, 750 टन डिलीवर्ड हो गया और पेमेंट भी हो गई। वी डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी and could have been rejected, and therefore he refused to take further deliveries, held that he was entitled to do so. क्यों? देखें, 750 टन डिलीवर्ड हो गया, ठीक है, साढ़े 700 टन डिलीवर्ड हो गया, मतलब आधा। अगर पोर्शन देखें तो 50% डिलीवर्ड हो चुका है, और फिर रिपीटेशन भी देखें कितनी ज्यादा आई है, क्योंकि उसने 750 टन खराब करा। इसका मतलब है मुख्तलिफ उसने जो पहली वाली पूरी शिपमेंट 50% भेजी है वो सब खराब है। तो दोनों कंडीशन देखें, पहली थी कि हमने प्रोपोर्शन देखना है, प्रोपोर्शन देखें तो 50% आ रहा है, दूसरी डिग्री ऑफ रिपीटेशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से बी जो है आप बोल सकते हैं कि मैं मजीद आपसे डिलीवरी नहीं लूंगा। लेकिन देखें, अगर जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट था कि 1500 टन मीट देना है और 125 टन मंथली आना है और वीकली की 4 इंस्टॉलमेंट है, मतलब 30 टन वीकली आना है या 31 टन वीकली आना है, सॉरी, ठीक है। अगर ऐसा था, अब पहली 31 टन की इंस्टॉलमेंट आती और वो खराब निकलती और बी कहते मैं फर्दर डिलीवरी नहीं ले सकता, तो ये बात दुरुस्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखें, एक तो 31 को प्रोपोर्शनेट करेंगे जब आप 1500 से, तो एक तो अमाउंट बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत कम है, दूसरा डिग्री ऑफ रेपुटेशन भी कम है, पहली दफा ही करी है उसने, अगली डिलीवरी को सही देने लगेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने चेक करने होंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ करियर इलस्ट्रेशन। अगेन एक्सप्लेन कर दूं, एक मिनट कर देता हूं। देखो, इलस्ट्रेशन क्या कह रही थी? इलस्ट्रेशन कह रही थी कि तुमने 1500 टन ऑफ मीट जो है वो मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी को मैं सेल करूंगा, जिसमें से मैं हर महीने हर हफ्ते आपको 31 टन की डिलीवरी दूंगा। अभी हाफ ऑफ द मीट डिलीवर्ड हुआ था, मतलब टोटल 750 टन डिलीवर्ड हो गया था। तो बी को ये फील हुआ कि जो मीट उसने 750 टन डिलीवर्ड करा इंस्टॉलमेंट्स में और पेमेंट भी हुई है उसकी, वो एक तो क्वालिटी भी उसकी डिफरेंट है, वो क्वालिटी नहीं है जो हमारी डिसाइडेड हुई है, डिफरेंट क्वालिटी है। तो बी मजीद मना कर सकते हैं कि मैं आगे की इंस्टॉलमेंट नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए दोनों कंडीशंस की बेस पर डिसीजन लिया। पहला, कवरेज कितनी हो चुकी है, कितने प्रोपोर्शन आप डिलीवरी रिसीव कर चुके हैं, तो आप 50% रिसीव कर चुके हैं। दूसरा, डिग्री ऑफ रेपुटेशन कितनी है खराब इंस्टॉलमेंट्स की, तो आप देख लें इतनी ज्यादा खराब इंस्टॉलमेंट है कि 50% तक आपकी इंस्टॉलमेंट खराब रही, तो आप मजीद कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा चेंज करूं, मैं बोलूंगा 1500 टन था, पहली इंस्टॉलमेंट आई 30 टन की,
और वो 30 टन की इंस्टॉलमेंट खराब थी और अब आप कहेंगे मैं आपसे फर्दर डिलीवरी नहीं लूंगा, तो ये बात काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि एक तो प्रोपोर्शन बहुत कम आ रहा है, 30/31 डिवाइड बाय 1500, प्रोपोर्शन बहुत कम आ रहा है। दूसरी बात, अभी डिग्री ऑफ रेपुटेशन भी नहीं हुआ, सिर्फ पहली दफा ही हुआ, ठीक है, तो फिर हम नहीं करें। तो ये दोनों पॉइंट्स की बेस पे हमने डिसाइड करना है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिलीवरी टू करियर और वार फिंगर। जी फवाद साहब पूछे। देखें, पहली खराब इंस्टॉलमेंट पर बायर को जो लॉस होगा, पहली बात तो बायर को लॉस नहीं हो रहा। एग्जाम्पल में ये था कि इंस्टॉलमेंट आ रही है फिर पेमेंट हो रही है, वो रिकवर होगा ना, वापस हो जाए। जब वो डिलीवरी रिजेक्ट करेगा तो पैसे वापस ले ले। जब आप कोई चीज रिजेक्ट करेंगे तो पेमेंट तो लेंगे ना। अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा होगा परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस, बाद औकात रिटर्न होता है, बाद औकात सिर्फ पैसे मिल जाते हैं। फिर डिलीवरी टू करियर और वार्ड फिंगर। Where the seller is authorized or required to send the goods to the buyer, the delivery of the goods to a courier, whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer or delivery of goods to one finger for safe custody is prima facie deemed to be the delivery of the goods to the buyer. कह रहे हैं कि जब भी लॉजिस्टिक्स के जरिए डिलीवर करानी हो गुड्स वार फिंगर को, सॉरी बायर को, और सेलर ऑथराइज्ड हो, कहते हैं कि जब भी लॉजिस्टिक के जरिए बायर को डिलीवरी करानी हो, शिप करानी हो कैरियर के जरिए, और अगर सेलर इस काम के लिए ऑथराइज किया गया है कि वो इस तरह से बायर को डिलीवरी कराए, तो पहले वो बायर के नाम पे, वो जब बायर को डिलीवर्ड हो गई, पहले बायर के नाम पे बिल बना हुआ हो ना बना हुआ हो, सेलर के नाम पे बना हुआ हो, लेकिन अगर उसने ट्रांसमिशन में इस नियत से डाली है कि ये कुछ बायर तक डिलीवर्ड हो जाए, तो हम कहते हैं पहला ध्यान में प्राइम एट फर्स्ट व्यू हमारे ध्यान में यही आवर्ड हो गई, बायर तक ले जाओ, तो जिस वक्त आपने पब्लिक कैरियर को गुड्स दिए उनके हवाले करिए, जबकि आप इस काम के लिए ऑथराइज थे, आपने उनके हवाले करिए, तो हम कहेंगे कि ये गुड्स बायर को डिलीवर्ड हो गई है, क्योंकि तो इसी नियत से की गई है कि अब ये ट्रांसमिशन में है और ये बायर तक चली जाएगी। ठीक है, देखिए डिलीवरी टू कैरियर और वन फिंगर, जब आपको गुड्स सेलर को कैरियर के जरिए किसी ट्रांसपोर्टेशन बायर को, ठीक है, और बायर ने उसको इस काम के लिए ऑथराइज किया है, तो भले वो बायर के नाम पे बिल बनवाए या अपने नाम पे बिल बनाए, लेकिन अगर वो गुड्स कैरियर कंपनी को दे देता है ट्रांसमिशन के लिए कि अब आप ये बायर की तरफ ले जाए, तो जिस तारीख को वो ट्रांसमिशन हो गई, ठीक है, अब कुछ सेलर की कराना सेलर की जिम्मेदारी हो, और कैरियर कंपनी की यूज होती है कोई ट्रांसपोर्टेशन
हो रही हो, तो जिस अब सेलर की इसमें कोई ड्यूटी है, unless the buyer required to dispatch the goods at owner rates. सेलर की ये ड्यूटी, हम रीजनेबल मेजर्स लेने हैं कि गुड्स प्रोटेक्ट रह सके। अगर गुड्स खराब हो जाती है तो फिर बायर रिजेक्ट कर सकता है डिलीवरी। रीजनेबल मेजर सारे लेने कि प्रीकॉशनरी मेजर जितने भी होते हैं वो तमाम के तमाम सेलर को लेने, ये सेलर की जिम्मेदारी है। ठीक है, सेलर ड्यूटी अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेलर की ये ड्यूटी है कि जब उसको गुड्स डिलीवर्ड करनी है तो उसकी गुड्स की प्रोटेक्ट, तो रास्ते की वजह से कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे होने से वो टूट भी सकती है, डैमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी उनको प्रिकॉशनरी मेजर करना है, जो भी रीजनेबल आपने मेजर्स लेने के कुछ प्रोटेक्ट रह सके, वो सेलर की ड्यूटी है कि सेलर बिल्कुल वैसे ही रीजनेबल मेजर लेगा जैसे वो अपनी खुद की गुड्स के लिए लेता अगर वो कुछ परचेज कर रहा होता। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता और गुड्स कुछ टूट डैमेज हो जाती है तो बायर डिलीवरी को रिजेक्ट भी कर सकता है। सी ट्रांजिट के बारे में देखें कि अगर सी के जरिए आ रही हो, शिप के जरिए गुड्स आ रही हो तो क्या होता है। Unless otherwise agreed, where goods are sent by the seller to the buyer by a route involving sea transit, where it is usual to insure, the seller must inform the buyer in time to get the goods insured during their sea transit, and if the seller fails to do so, the goods shall be deemed to be at his risk during the sea transit. जब सी के जरिए शिपमेंट आ रही हो, आपने गुड्स सेल आउट करनी है तो आपने बायर को बताना है क्या मैं शिप के जरिए ये गुड्स सेल तुम्हें भेज रहा हूँ तो तुम इसका इंश्योरेंस करा लो। इंश्योरेंस यहाँ से निकालूंगा फला डेट को, फला डेट को मैं गुड्स यहाँ से निकालूंगा और तुमने फला डेट तक इसका इंश्योरेंस कराना है। अगर वो ऐसी बात नहीं करता तो फिर हम कहेंगे कि ये गुड्स सेलर के रिस्क पर आ गई। ठीक है, क्योंकि सेलर की ये जिम्मेदारी है कि जब भी वो शिपमेंट सी के जरिए भेजेगा उसको जरूरी है कि वो बायर को बताएगा कि मैंने यहाँ गुड्स यहाँ से सी के जरिए भेज रहा हूँ इस डेट को, तो उस डेट तक तुम्हारे पास इन गुड्स का इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ये टाइम बताने में नाकाम रहा तो फिर अगर उन गुड्स को कुछ हो जाता है रास्ते में तो वो सेलर की जिम्मेदारी है, उसको डिलीवरी कंसिडर नहीं किया जाता। फिर है liability of buyer for neglecting or refusing to take delivery of goods. Liability of buyer for neglecting or refusing, अगर बायर निगलेक्ट करता है या रिफ्यूज कर देता है डिलीवरी लेने से तो बायर की क्या लायबिलिटी होती है। When the seller is ready and willing to deliver the goods and requests the buyer to take delivery and the buyer does not within a reasonable time after such request take delivery of the goods, he becomes liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery and also a reasonable charge for the care and custody of the goods. सेलर रेडी था, सेलर विलिंग भी था कि आपको गुड्स डिलीवर्ड करे, रिक्वेस्ट करे, कर रहा है कि आप डिलीवरी ले लें, लेकिन बायर या तो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, कि भाई नेग्लिजेंस क्या होगी कि आपके वेयर हाउस में जगह नहीं थी, आपने गुड्स ऑर्डर कर दी, गुड्स आ गई, ये आपकी नेग्लिजेंस थी, या किसी और वजह से आप रिफ्यूज कर रहे हैं कि मैं डिलीवरी नहीं लूंगा, तो बायर लायबल है कि वो सेलर को डैमेजेस देगा। और अगर कोई सेफ कस्टडी के लिए सेलर ने कोई इंश्योरेंस वगैरह कोई भी चीज खरीदी तो वो भी उसको पे ऑफ करेगा, ये बायर पे लायबिलिटी है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके डिलीवरी के रूल्स एंड हो रहे हैं। कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, 12 रूल्स थे, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, मैं उसको बता देता हूँ। पॉइंट 12 कहता है कि भाई अगर सेलर ले डिलीवरी के लिए रेडी था, सारी चीजें कर दी, डिलीवरी आ गई है और बायर रिफ्यूज कर रहा है या नेग्लेक्ट कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, जो भी कर रहा है जिसकी वजह से गुड्स डिलीवर्ड नहीं हो पा रही,
तो बायर के ऊपर ये लायबिलिटी कि वो सेलर को डैमेजेस भी पे करेगा, और अगर उन गुड्स की सेफ कस्टडी के लिए सेलर के कुछ चार्जेस वगैरह पे हो रहे हैं तो वो भी लेगा। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, अगर गुड्स आपके वेयर हाउस में आ गई, कंटेनर के जरिए आई है ना, कंटेनर हो सकता है रेंट का हो, अब आप गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहे, कंटेनर वहां पे खड़ा हुआ है, तो उसका तो रेंट सेलर पे चढ़ रहा है, तो ना सिर्फ आप डैमेज देंगे बल्कि वो जो रेंट चढ़ रहा है वो भी आप पे ऑफ करेंगे। ठीक है, चलेंगे, यहाँ बस यहाँ तक क्लियर है, बाकी मैं आगे चलता हूँ। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी बाय बायर, कि हम कब कंसीडर करेंगे कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। पढ़ी हुई चीज है, आपने पढ़ी है, दोबारा पढ़ा देता हूँ। The mere fact that the buyer has taken the delivery of the goods does not amount to acceptance of them. पहली बात तो उन्होंने कही सिर्फ डिलीवरी ले लेना, हम कभी भी नहीं कहते कि एक्सेप्टेंस हो गई बायर की तरफ से। सिर्फ गुड्स की अगर कोई शख्स डिलीवरी ले लेता है तो हम कभी भी नहीं कहते कि उसने गुड्स एक्सेप्ट भी करनी, क्योंकि आपको पता है इंस्पेक्शन भी होती है, और जब इंस्पेक्शन तो वो तब तक नहीं कर सकता जब तक वो डिलीवरी एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना डिलीवरी को कभी भी हम नहीं कहते कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी। उसने आपकी गुड्स को ले लिया, ये तो उसने सिर्फ डिलीवरी ली है। ठीक है, उसने डिलीवरी ली है, डिलीवरी को हम कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं कहते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42, द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस नेम्ड। ये वाली सूरत हाल में ही सिर्फ हम कहते हैं कि ऐसी चीजें अगर बायर की तरफ से होती है तो हम कहते हैं कि बायर ने एक्सेप्टेंस ली है, अदरवाइज बायर ने एक्सेप्टेंस नहीं। पहली, when he intimates to the seller that he has accepted the goods before intimating। ठीक है, पहली बात वो कहते हैं कि जब वो इंटीमेट करे सेलर को कि मैंने आपकी भेजी हुई गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, खुद से इंटीमेट कर दे, तो हम कहते हैं उसने एक्सेप्टेंस दी। आगे लिखा है, बिफोर इंटीमेटिंग अबाउट एक्सेप्टेंस द बायर हैज अ राइट अंडर सेक्शन 41 to examine and test the goods in order to be sure as to whether they are in conformity with the contract regarding quality. He may even use the goods if it is necessary for the purpose of testing. पहली बात वो कह रहे हैं कि भाई बायर आपको इंटीमेट करेगा सेलर को कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर ली, तो हम ये उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन इंटीमेशन से बायर के पास ये राइट है कि वो गुड्स को पूरी तरह टेस्ट करे और इस बात की श्योरिटी करे कि हाँ ये गुड्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इसने मुझे डिस्क्रिप्शन दी। इंस्पेक्शन करने का पूरा राइट उसके पास। ठीक है, बाद औकात इंस्पेक्शन इस हद तक चली जाती है कि आपको गुड्स यूज करके देखनी पड़ती, जैसे कि इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स आपको बाइक सेल कर रहा है और वो बोल रहा है कि 1 लीटर में ये बाइक जो है 35 किलोमीटर चलती है, वो ऐसी आपसे बात कर रहा है, तो अब आप हो सकता है इस चीज को चेक करने के लिए उसमें 1 लीटर फ्यूल डलवा के उसको चेक करें कि हाँ ये 35 किलोमीटर चल रही है कि नहीं चल रही, तो फिर ही आप डिसाइड करेंगे ना कि हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल जो है कंप्लाइंस कर रही है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के साथ ये बात, क्योंकि उसने बात ऐसी करी थी। तो लाजमी है कि जब भी आप सेलर को इंटीमेट करेंगे तो ये भी है कि आप एग्जामिन करें पहले। दूसरा पॉइंट, when he does any act in relation to the goods which is inconsistent with, ये वही बात लिखी है कि वो कोई ऐसा एक्ट कर दे जिस एक्ट के तहत लगे कि हाँ इसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको गुड्स डिलीवर्ड करी, उसने गुड्स को आगे सेल आउट करना शुरू कर दिया। जब उसने आगे सेल आउट करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब क्या है, आपकी एक्सेप्ट करी है तभी तो सेल आउट कर रहा है, वरना सेल आउट करता ही। क्लियर है ये बात? तीसरा और लास्ट पॉइंट है, when after the lapse of a, तीसरा और लास्ट पॉइंट है आपका, when after the lapse of a reasonable time he retains the goods without intimating the seller that he has rejected them। लास्ट पॉइंट कहता है कि वो सेलर को
इंटीमेट भी नहीं कर रहा कि मैंने ये गुड्स रिजेक्ट कर दी और अपने पास रीजनेबल टाइम से ज्यादा गुड्स होल्ड करे रहता है, तो फिर भी हम कहते हैं कि इसने ये गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसने मना नहीं करा और अपनी कस्टडी में गुड्स रखा रहा, एक रीजनेबल टाइम पास हो गया, लेकिन उसने मना नहीं करा कि मैं आपकी गुड्स को रिजेक्ट कर रहा हूँ, और वो अपने पास रखा रहा, तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस हो जाएगी। और आपको पता है कि रिजेक्ट करने के लिए सिर्फ इंटीमेट करना काफी होता है, गुड्स को रिटर्न करना जरूरी नहीं है कि आप उसको रिटर्न भी करें, आपने इंटीमेट कर दिया काफी है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? तो आपने अगर एक चीज इंटीमेट कर दी काफी है, जरूरी नहीं है कि आप उन गुड्स को उसको जाके रिटर्न भी करें, सिर्फ मना करना कि भाई मैं ये तुम्हारी गुड्स रिजेक्ट करता हूँ ये काफी है, इसके बाद जरूरी नहीं है कि आप उसको जाके रिटर्न भी करते रहें। तो अगर ये तीनों चीजें होंगी या तीनों में से कोई तीनों में से कोई एक भी चीज होती है, तो हम कहते हैं कि ये बायर ने अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं कि हाँ ये गुड्स आपकी बायर ने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन अगर सिर्फ डिलीवरी ले रहा है बायर, तो डिलीवरी लेने को हम कभी भी लॉ जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं कहता। ठीक है, याद रखिएगा, डिलीवरी लेने को लॉ कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं कहता। हाँ ये आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन ये दोबारा आया था तो मैंने इसलिए दोबारा पढ़ा दिया कि अच्छा आपको रिपीट भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेल ऑफ गुड एक्ट का 11 पॉइंट बता दें करियर वाला। देखिए जी, करियर वाले पॉइंट में ये था कि जब भी सेलर को आप ऑथराइज करेंगे, यार तुम मुझे तो कैरियर कंपनी के जरिए किसी भी भिजवा दो मुझ तक, तो सेलर ने इस तारीख को कैरियर कंपनी को गुड्स डिलीवरी डेट कंसीडर कर ली जाएगी, भले कैरियर कंपनी का बिल सेलर के नाम पे बना हुआ या बायर के नाम पे बना हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस तारीख को उसने कैरियर कंपनी को गुड्स डिलीवर करी, उसी तारीख को हम ले लेंगे कि ये जो है गुड्स पहुंच गई बायर तक, डिलीवरी डेट वही लेंगे। अच्छा, इसमें जो है वो सेलर की कुछ जिम्मेदारी है कि उसमें रीजनेबल मेजर्स लेने, सारे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो अपनी गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेता। अगर वो ऐसे नहीं लेता रीजनेबल मेजर, और जो गुड्स है वो डैमेज हो जाती है, डैमेज हो जाती है, फिर बायर डिलीवरी को रिजेक्ट कर सकता है। फिर भेजेंगे तो जिस तारीख को आपने शिप में वो चीजें सी ट्रांजिट में, जिस तारीख में आपने शिप के जरिए उसको भेजना है, जिस शिप में लोड करानी है, वो तारीख आपने बायर को बतानी है, और बायर से कहना है कि इस तारीख तक तुम्हारा सी इंश्योरेंस जो मैरीन इंश्योरेंस होता है वो तुम ले लो, क्योंकि अगर वो लेना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं ले तो आपकी कुछ बहुत ज्यादा लॉस आपको बेयर कर सकते हैं, तो बहुत जरूरी चीज है वो। तो वो डेट बताना सेलर का काम है। अगर सेलर बताने में डेट नाकाम रहता है और बायर इस वजह से इंश्योरेंस नहीं ले पाता और गुड्स को कुछ हो जाता है, तो लॉस बायर का नहीं होगा, लॉस सेलर का होगा, सेलर से कॉम्पनसेशन लिया जाए। कल की क्लास नहीं है, ठीक है, कल क्लास नहीं होगी। देखिए, अगर राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स ने रिजर्व कर लिया तो इसका मतलब डिलीवरी तो हुई नहीं। हमने तो बात ही यही करी थी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी हाँ डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, ट्रांसफर नहीं होगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, डिलीवरी हो जाएगी, भले वो राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रख ले, ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि डिलीवरी पे ही हमने डिपेंड कराया हुआ था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, तो फिर वो ये राइट नहीं रख सकता कि अगर आपने ये डिपेंड कराया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के, जब डिलीवरी दोगे उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो फिर वो ये राइट नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वो ये राइट रखता है तो ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, बाकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो रख सकता है, क्योंकि देखिए ये रूल डिलीवरी से लिंक है, ओनरशिप से लिंक नहीं है, ये आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा जी, और कोई सवाल? हाँ ये मुझे याद है, तुम्हारा 6 एमसीक्यूज के आंसर भेजने, कल भेज दूंगा तुम्हें, वो मेरे जहन से निकल जाता है, मैं भेज नहीं पाता, मेरे पास रखे हुए हैं वो। अच्छा चले यहीं पे हम एंड करते हैं, हमारा नेक्स्ट वीक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म, सॉरी सेल ऑफ गुड एक्ट भी एंड हो जाएगा। फिर हमारे सिलेबस में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक पेपरा और लीगल स्ट्रक्चर का पार्ट बचा है। लीगल स्ट्रक्चर तो पर बहुत ही छोटा पार्ट है, पेपरा भी एक इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रेट है, और पेपरा में मैं एक काम करूंगा कि आपको मैं
प्रैक्टिकली टेंडर होता कैसा है वो भी दिखा दूंगा पेपरा का, तो आपको वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और वो मैं टेंडर आपको दे भी दूंगा ताकि आपको चीज प्रॉपर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल काम है पेपरा रोल का। ठीक है, तो उसको हम बहरहाल वहां पे देखेंगे। लीगल स्ट्रक्चर आपका आसान सा पार्ट है। देखिए आपका जो सिलेबस कवरेज कितने परसेंट हो गया, अगर मैं कवरेज पे बात करूं तो मेरे ख्याल से अभी आपका 55% कवरेज हुआ होगा, लेकिन देखें ये 55% कवरेज ज्यादा टाइम लेता है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेरे ख्याल से 25% का एरिया ठीक है सिलेबस में आपके, लेकिन अगर उसी 25% को आप पेपरा से कंपेयर करेंगे तो पेपरा बहुत छोटा एरिया है, वो भी 25% रखता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा है वो भी 25% वेटेज रखता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर लीगल स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करें सेल ऑफ गुड एक्ट से या नेगोशिएबल से, तो लीगल स्ट्रक्चर भी 10% रखता है, नेगोशिएबल भी 10% रखता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो लीगल स्ट्रक्चर 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, हालांकि सेल ऑफ गुड्स में 2 क्लासें नहीं लगी है, ज्यादा क्लासें लगी है, लेकिन 10-10% दोनों रखते हैं। ठीक है, तो कवरेज के हिसाब से तो 55%, लेकिन किसी वाले 55 में टाइम लगता है, बाकी ये मतलब इस 65% सिलेबस में आपके टाइम लगता है, जो कि मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है। उसके बाद जो आपका 35 है पेपरा और लीगल स्ट्रक्चर, उसमें इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि वो बड़े स्ट्रेट पार्ट है, उसमें कोई इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आसान सी चीज है। ठीक है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखिए ना, वो 25% का आपने कितना ज्यादा उसमें था। आधी किताब अगर आप देखेंगे, ये जो मर्केंटाइल लॉ की एमसी गुज्जल की किताब है, तो तकरीबन 48% बुक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही ऊपर है। लेकिन आप टेंशन नहीं ले, सिलेबस आपका अच्छा खासा कवर है। आप खुद देखेंगे जब आपका पेपर और लीगल स्ट्रक्चर शुरू होगा तो कितनी जल्दी वो छोटा सा पार्ट है और उसके कवरेज ज्यादा दी हुई है, तो वो फौरन से हो जाएगा। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं हम लोग क्लास को।